ओके, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम जो पिछले लेक्चर्स में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो एक एनर्जी डिस्टर्बेंस है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे आर परपेंडिकुलर to itself as well as perpendicular to the direction of its motion, तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी नेचर होगी, वो ट्रांसवर्स नेचर। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो हमने ड्रॉ किया था थ्योरेटिकली, जब हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है। दिस इज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव चली है। लेट अस सपोज दैट इसको हमने एक्स एक्सिस की तरफ मान लिया, तो एक एक्सिस बन गई वाई और जेड। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस ढंग से बता दें। ये कौन सी डायरेक्शन में है डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की? वाई डायरेक्शन में। और दूसरी फील्ड कौन सी होती है इसमें? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन हम कौन सी फील्ड तरफ मान लें? Z। तो आप देख रहे होंगे, इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और यही नेचर जो होती है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। ओके, तो अब हम जो है मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे क्या ये सच में ऐसा होता है। क्या सच में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंसेस जो है, मोशन जो है वो अलोंग परपेंडिकुलर होता है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हम जो ट्रांसवर्स नेचर कर रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शो मैथमेटिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करके बताएंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है। तो हम ये मान लें कि लेट अस सपोज दैट जो हमारा वेव है वो एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये हमने किस तरफ मान लिया? एक्स एक्सिस तरफ। तो हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? इस वेव के आसपास एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, गॉसियस लॉ लगाना है यहां पे। तो गॉसियस लॉ जो लगता है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए लगता है। तो मैं एक यहां पे इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के आसपास एक क्लोज सरफेस चूज करता हूं, और वो किस शेप में होगा? पैरेललोपाइप्ड। वो किस शेप में होगा? पैरेललोपाइप्ड। तो हम एक पैरेललोपाइप चूज करेंगे यहां पे। इट इज सम सॉर्ट ऑफ बॉक्स। ये बॉक्स की तरह होता है। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये इस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस तरफ। तो हमारा जो ये बॉक्स है, मतलब ये उसी एक वेव के अक्रॉस या दो तीन वेव्स के अक्रॉस हमने एक क्लोज सरफेस चूज कर लिया। इसका नाम दे दिया, लेट अस सपोज दैट ओ ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस पैरेललोपाइप में टोटल कितने फेसेस हैं? 6, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। जैसे बॉक्स से क्लोज्ड बॉक्स जब हम लेते हैं तो उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो इस पैरेललोपाइप में भी टोटल कितने फेसेस हैं? 6। लेकिन आप यहां देखेंगे कि जिस फेस को हम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए जो वेव है या तो वो इस फेस से बाहर निकलेगी, और जो डिस्टर्बेंस है वो हर डायरेक्शन में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो दूसरा ये हो सकता है। कौन कौन सा फेस? ए बी सी डी या ओ ई एफ जी। मतलब या तो वेव इस तरफ जाएगी डायरेक्शन, या वेव इस तरफ जाएगी।
ठीक है, तो बेटा अब देखेंगे आप कि हम इसको गॉसियस थ्योरम लगाते हैं। इतना इतना पता चल गया कि हमने एक वेव के अक्रॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अक्रॉस एक क्लोज सरफेस चूज किया इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और उस पैरेललोपाइप्ड के टोटल कितने फेसेस हैं? 6। अब हम क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हम गॉसियस थ्योरम लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ क्या बोलता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface is equals to 1 by epsilon naught times total charge q। यही होता है। लेकिन यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैंने आपको बताया है कि जो वेव है वो अपने साथ कोई भी चार्ज कैरी नहीं करती है, वो न्यूट्रल होती है। तो इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर चार्ज कितना हुआ? 0। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट कैरी चार्ज विद इटसेल्फ। तो इसका मतलब जो हमने पैरेललोपाइप्ड एक क्लोज सरफेस लिया है तो उसका जो टोटल चार्ज एनक्लोज करेगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? Q को 0 पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल हैव E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू 0। और बेटा ये क्लोज सरफेस जो है वो है क्या? पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो इस पैरेललोपाइप्ड का आप नाम भी दे सकते हैं O A B C D E F G। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस जो है इसको हम नाम देंगे O A B C D E F G। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या हम करेंगे? हम इस क्लोज सरफेस को ओपन करेंगे। हम जो है हरेक जो फ्लक्स देखेंगे कि हर फ्लक्स कौन सा सरफेस कितना कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इट इज मेड अप ऑफ 6 फेसेस, तो हर फेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव का वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इसका मतलब जो फेसेस वाई और जेड डायरेक्शन की तरफ हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी? 0 इन पेयर। मतलब जो पैरेलल है, जैसे y इस एक्सिस को हमने y नाम दे दिया, इसको z दे दिया, तो जो y एक्सिस के पैरेलल फेसेस हैं वो दोनों क्या करेंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट पैदा करेंगे और नेट रिजल्ट इक्वल्स टू 0। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस इसका कंट्रीब्यूशन इज 0, और दूसरा ये सामने वाला जो दैट इज z और बैक साइड, मतलब जो y एक्सिस की तरफ और y एक्सिस नीचे की तरफ प्लस माइनस 0, और जो z की प्लस और z के माइनस वो भी क्या होगा? 0। तो हमारा जो अल्टीमेटली सिर्फ 2 ही फेसेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, एक ये प्लस x और एक माइनस x। क्लियर हो गया ना बेटा? आपको पता चला? बोलने का मतलब है कि जो डिस्टर्बेंस है दैट इज ओनली अलोंग x एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस। तो इसका मतलब द फेसेस इन y एंड z डायरेक्शन दे कंट्रीब्यूट 0 इन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन पेयर, क्योंकि एक हम जो प्लस लेंगे उतना क्या लेंगे? हम माइनस। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लस में क्या हो जाएगा? 0। तो हम इसके आगे इसको स्टार्ट करते हैं। इसके आगे आप कैसे करेंगे? आप इसको पहले ओपन करना सीखें। कितनी इंटीग्रेशन बनेगी ओपन? 6। 1 2 3 4 5 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो एक बार हम यहां पढ़ लेते हैं कौन कौन से फेसेस हैं। एक आएगा ए बी सी डी और एक आएगा ओ ई एफ जी। ए बी सी डी ओ ई एफ जी, ये कौन से फेसेस हैं? ये प्लस एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये कौन सा है? माइनस एक्स एक्सिस तरफ, और बाकी अंदर तो वही आएगा ई वेक्टर डॉट डीएस। इस तरफ भी आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस। अब बेटा अब क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोज को हमने क्या कर दिया? ओपन। अब हम हर फेस की कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और उसके बाद दूसरे फेसेस कौन से हैं? एक हम ये ले लेते हैं ओ बी सी जी, और एक ले लेते हैं, पहले ऊपर वाले लेते हैं वाई एक्सिस वाले। वाई एक्सिस वाले कौन से आएंगे? सी डी एफ जी और बी ए ई ओ। सी डी एफ जी, सी डी एफ जी, सी डी एफ जी ओ, एक एक देखना पड़ रहा है, ओ सी डी एफ जी ओ बी ए ई,
ओ बी ए ई, ये कौन सी तरफ हो गए? y। ठीक है, अब इसी प्रकार हम z का देखते हैं। z में कौन कौन से आएंगे? ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, और एक आएगा ए ई एफ डी, और एक आएगा ओ बी सी जी, ओ बी सी जी, ओ बी सी जी। ठीक है, और ये अब देखो इसमें भी हम वही लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एंड ई वेक्टर डॉट डीएस। ये दो आगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है, ये दोनों आगे वाई एक्सिस प्लस एंड माइनस, मतलब ये हम लेफ्ट और राइट दोनों ले लेंगे। इसमें भी हम लेंगे एक ऊपर, सॉरी, एक इसमें ऊपर और एक इसमें नीचे। और ये कौन सा एक्सिस आ गया बेटा? दिस इज जेड। जेड क्या होगा? एक फ्रंट और एक बैक। ठीक है, तो मैंने बताया क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टर्बेंस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो कंट्रीब्यूशन होगी इन पेयर इक्वल्स टू 0, तो ये जब ये हम देखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 0 और ये भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ठीक है, तो नेट इफेक्ट इसका बचा सिर्फ एक, ए बी सी डी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस दूसरा बच गया ओ ई एफ जी, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि हमने ये माना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम ये मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी सिर्फ दो ही फेसेस की कंट्रीब्यूशन होगी, जो एक्स एक्सिस की प्लस एक्सिस की तरफ है और एक माइनस, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक जो वेव की मूवमेंट नहीं है, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? 0। तो अब हमारे पास ये बचा, इसमें हम इसी से आगे चलेंगे। तो अब देखो बेटा, इसको द्वारा लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस ओ ई एफ जी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एंगल, हम प्रीवियस उस पे जाते हैं। एंगल देखो, अगर वेव इस तरफ जा रही है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट इस तरफ है, इसको हमने ई एक्स से डिनोट कर दिया, और जो इस तरफ वाला है उसको मैंने ई एक्स डैश, जो प्लस एक्सिस की तरफ है उसको ई एक्स मान लिया और इसको ई एक्स डैश। और लेट अस सपोज ये डीएस है, ये डीएस है। ओके, तो आप यहां समझे होंगे कि जो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज जिस डायरेक्शन में हमने वेव की मोशन लिया है उसी फेस के ऊपर हम जो है एरिया देख रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या है? ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और जो हम जो फेस ले रहे हैं वो ले रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, और बाकी उसका जो, लेट अस सपोज दैट कि अगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने ई एक्स माना है, तो हमारे पास आएगा ई एक्स डीएस कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये किस तरफ आ जाएगा? ए बी सी डी प्लस इसका मैंने कंपोनेंट माना है ई एक्स डैश, और साथ में आएगा डीएस क्योंकि एरिया हमने इक्वल मान लिया था, और जो दिस साथ में आएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। कॉस 0 होता है 1, ई एक्स कॉन्स्टेंट मान ली हमने, अंदर आ गया डीएस ए बी सी डी, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और प्लस यहां पे ई एक्स डैश को कांस्टेंट मान लिया, ds और cos 180 डिग्री होता है -1, दिस इज इक्वल्स टू। अब लेट अस सपोज दैट ए बी सी डी जो हमारा टोटल फेस हमने माना था प्लस और माइनस, उसका जो टोटल एरिया हमने s मान लिया। हमने जो टोटल एरिया है दोनों सरफेसेस का उसको s मान लिया, तो आपके पास क्या आएगा? यू विल हैव ex इंटू एस माइनस ex डैश इंटू एस, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर s कॉमन निकालते हैं तो आपके पास बचेगा ex माइनस ex डैश इंटू एस इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अगर हम
जो वेव थी उसका मोशन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ मानते, अगर हम देखते कि वो वेव हमारी लेफ्ट हैंड ना जाके किस तरफ आ रही है, राइट हैंड साइड, तब मैंने इसको माइनस कर देना था और इसको क्या कर देना था, प्लस। मतलब वो मेरी इच्छा है कि मैं वेव को पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ मानूं या नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन उनमें से फिर ये वाली टर्म माइनस हो जानी थी और ये वाली टर्म क्या रहनी थी, पॉजिटिव। बट अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन बनी एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन जहां से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। देखो अब इस इक्वेशन में दो ऑप्शंस है इसको जीरो करने के, या तो ये टर्म जीरो हो या ये जीरो हो, और ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि s इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो हमने कुछ माना है। तो सिंस s इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो होगी, तो दिस इंप्लाइज ex माइनस ex डैश इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसके बाद भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इस टर्म से भी हम दो पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं इसको जीरो करने की। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर फर्स्ट और सेकंड दो पॉसिबिलिटीज लेंगे और दोनों को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ex इक्वल टू ex डैश। अगर ex इक्वल टू x डैश होगा तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ex जीरो हो एंड ex डैश भी जीरो हो, तब भी जीरो आ जाएगा। देखो यहां पे जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, एक होगा, माना ये 2 है, ये -2 है, तो 2 - 2 भी जीरो होगा। तो अब देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, ये वाली सही है कि ये वाली सही है। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसको लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बताती है, ex इक्वल टू ex डैश, मतलब कि जितनी डिस्टर्बेंस x एक्सिस की तरफ होगी उतनी ही डिस्टर्बेंस क्या होगी, माइनस x एक्सिस तरफ। तो ये एक क्या कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की। क्या कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम या स्टैटिक। इसका मतलब होगा कि हमारी वेव रुकी हुई है, और रुकी हुई वेव तो हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, वेव अगर स्टेशनरी है तो हाउ वी कैन से दैट कि वो वेव है। हमें तो वेव में क्या होना चाहिए, इट विल बी इन मोशन। तो ये कंडीशन ex इक्वल टू ex डैश बताती है कि द वेव इज इन स्टैटिक कंडीशन विच इज नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली पॉसिबल कौन सा होगा, ex जीरो एंड ex डैश इक्वल टू जीरो। और अब मुझे बताओ ex जीरो और ex डैश जीरो क्या बोलेगा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टर्बेंस x एक्सिस और माइनस एक्सिस तरफ क्या है, जीरो। और हम यही तो चाहते थे, क्योंकि हमारी वेव तो इस तरफ जा रही है, ये इसकी कौन सी है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ जा रही है, तब हमारा वो गलत नहीं हो जाना था, ट्रांसवर्स नेचर वाला जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था, कि हमने तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो ही नहीं सकती जिस तरफ की वेव जा रही है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, किस तरफ, y एक्सिस की तरफ होगी, या इस तरफ। तो अब ये प्रूव हो गया कि हमारा जो वेव का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक है वो x एक्सिस की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ यही पॉसिबिलिटी जो है इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सही ढंग से सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब अगर x एक्सिस की तरफ डिस्टर्बेंस नहीं है तो या तो किस तरफ होगी, y या z। सिमिलरली ऐसा ही हम किसके लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो वहां ex की जगह क्या आ जाएगा, bx। तो मतलब तब हम ये प्रूव कर देंगे कि bx इक्वल्स टू जीरो एंड bx डैश इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो x एक्सिस की तरफ नहीं होगी, क्योंकि वेव x एक्सिस की तरफ चली हुई है। और सिमिलरली अगर एक x एक्सिस की तरफ नहीं है तो एक y होगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्या होगी, z। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो वेव है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टर्बेंस इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, इट विल बी इन या तो y या z। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी bx और bx डैश क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव एंड विच इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड बेटा। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि जो आपकी वेव है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content.
and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.